नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एसएनसी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज उसी बेसिक की एक और पार्ट लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। इससे पहले हमने पढ़ा था सेल क्या होता है, सेल के ऑर्गेनल्स देखे, सेल की हिस्ट्री देखी। उसी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, वो आता है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सेल कैसे डिवाइड होता है, और जब सेल डिवाइड होता है तो उस दौरान क्या क्या स्टेज या क्या क्या इवेंट्स अकर होते हैं, उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इसका नाम है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। देखिए, सबसे पहली चीज, अपना जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जी सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। अपना जो टॉपिक है आज का वो क्या है? सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल डिवीजन होता क्या है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सेल जो है, क्या सेल जो है वो डिवाइड होगा। क्या होगा? डिवाइड होगा। और डिवाइड का मतलब एक सेल से क्या बनेंगी? दो सेल्स बनेंगी। क्या बनेंगी? दो सेल्स बनेंगी। तो हम उसे क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। नॉर्मली सेल डिवीजन का मतलब एक सेल से क्या बनना? दो सेल बनना, उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, अब ये जो सेल डिवीजन है, इसका कंसेप्ट या इसके बारे में किसने एक्सप्लेन किया था? तो सेल डिवीजन के बारे में जो एक्सप्लेन किया था, ये हम पढ़ चुके हैं। किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने। किसने बताया था सेल डिवीजन के बारे में? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि आपका सेल कैसे कैसे डिवाइड होता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया था जो नए सेल्स हैं, क्या बताया था कि जो न्यू सेल्स, कौन से सेल्स? न्यू सेल्स। वो कब बन रहे हैं या कैसे बनते हैं? तो वो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। किससे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। समझते हैं, देखो इसको क्या बताया इन्होंने। इन्होंने ये कहा कि जो न्यू सेल्स हैं, मतलब जो नए सेल बन रहे हैं, वो कब बन रहे हैं? किससे बन रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब हम कहें, प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब ओल्ड सेल। क्या? ओल्ड सेल। मतलब कोई सेल पहले से प्रेजेंट है, वही सेल क्या करेगा? वही सेल क्या करेगा? दो सेल्स में डिवाइड होगा। क्या होगा? दो सेल्स में डिवाइड होगा। और डिवाइड होके क्या बनाएगा? नए सेल्स। क्या बनाएगा? नए सेल्स। कब बनेंगे? जब पहले से सेल प्रेजेंट है। बोले तो पेरेंट सेल से ही क्या बनेंगी? डॉटर सेल। और ये किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो। क्लियर है? ठीक है, और चलते हैं आगे। तो जो सेल डिवीजन जब हम पढ़ते हैं, तो सेल डिवीजन जब होता है, क्या होता है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब होता है तो इसमें मेनली दो प्रकार के इवेंट्स देखने को मिलते हैं। मतलब जब आपका सेल डिवाइड होगा तो दो इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या इवेंट्स देखने को मिलेंगे? वो इवेंट्स आपको जो दो देखने को मिलेंगे, एक तो होता है सेल ग्रोथ। क्या होगा? सेल ग्रोथ। और दूसरा जो होता है वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब जब भी सेल डिवाइड होगा तो भाई साहब दो इवेंट तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या क्या? सेल की ग्रोथ होगी और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। चलो समझते हैं इसको कैसे होगा। यहाँ देखना, हम कह रहे हैं सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन का मतलब इस सेल से क्या बनना? दो नए सेल बनना, दैट इज सेल डिवीजन। बट अब देखो होगा क्या। सबसे पहले तो सेल की ग्रोथ होगी। मतलब ये जो सेल है ये क्या करेगा? अपनी साइज को, इसको अपनी साइज को इंक्रीज करेगा। और साइज में इंक्रीज होने को क्या कहते हैं? सेल ग्रोथ। सही है? तो भाई साहब पहला इवेंट तो ये हो गया। दूसरा डीएनए रिप्लिकेशन। हम कह रहे हैं इस एक सेल से ही क्या बनेंगी? दो नई सेल्स बनेंगी। अब दो नई सेल्स बनेंगी तो भाई साहब दो डीएनए भी चाहिए, दो जेनेटिक मटेरियल भी चाहिए। तो इसका जो डीएनए है, क्या है? डीएनए है या जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या बनाएगा? अपनी कॉपी बनाएगा। क्या बनाएगा?
कॉपी बनाएगा, और कॉपी बनाने को क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। दो बात आई समझ में? तो ये दो चीजें आपको सेल डिवीजन में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। चलो आगे चलते हैं। और हम कह रहे हैं कि सेल डिवीजन जो होता है उसमें दो इवेंट्स होते हैं। अगर ये इवेंट्स, ध्यान से सुनना, एक और बढ़िया इसी में टॉपिक है, उसका नाम है सेल साइकिल। क्या है? सेल साइकिल। अब देखो सेल साइकिल क्या होती है। सिंपली सेल को छोड़ो, साइकिल पे आते हैं। साइकिल क्या होती है? हम वो वाली साइकिल की बात नहीं करेंगे। हम बायोलॉजी में जितनी भी साइकिल पढ़ते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी या सेल साइकिल, तो इनका मतलब क्या होता है कि इवेंट्स क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि क्या हो, एक तरीके से या एक कोऑर्डिनेटेड वे में क्या हो, अकर हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? साइकिल। समझो, कोई भी इवेंट है, यहाँ से चालू हुआ है और एक सीक्वेंस में होगा। सीक्वेंस का मतलब अगर पहले सेल ग्रोथ होगी तो पहले सेल ग्रोथ ही होगी, पहले डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो इवेंट्स जो होंगे वो एक तरीके से या एक कोऑर्डिनेटेड वे में अकर हो रहे हैं और वापस से घूम फिर के क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। बट जो इवेंट का सीक्वेंस है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में है, एक तरीके से। ऐसा नहीं है कि पहले डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाएगा या पहले डी सेल का ग्रोथ हो जाएगा, नहीं। सीक्वेंस जो है उसी सीक्वेंस से चलेंगे और एक कोऑर्डिनेटेड वे में होंगे, उसे हम कहते हैं नॉर्मली साइकिल। लेकिन यहाँ पे कौन सी साइकिल? सेल साइकिल। तो जब भी सेल साइकिल होगी तो सेल साइकिल का मतलब याद रखना, ऑफ इवेंट्स इन ए कोऑर्डिनेटेड वे। क्या बोल रहा है कि सेल साइकिल का मतलब जो सेल डिवीजन में जो इवेंट्स होते हैं उनका जो सीक्वेंस है वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से है, होता है, तो उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। क्या कहते हैं? सेल साइकिल। और सेल साइकिल में दो इवेंट्स आएंगे ही आएंगे। कौन से? सेल डिवीजन वाले, सेल की ग्रोथ और डीएनए का रिप्लिकेशन। ये दो आपको इवेंट्स देखने को मिलेंगे, और ये भी जो देखने को मिलेंगे ये एक सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे, एक तरीके से देखने को मिलेंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। क्या कहते हैं? सेल साइकिल। अब देखो सेल साइकिल की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी सेल साइकिल होती है इसके अंदर दो फेजेज होती है। जो सेल साइकिल होती है इसमें क्या होती हैं? दो फेजेज होती हैं। कितनी फेजेज होती हैं? मेनली टू फेजेज होती है। किसमें? सेल साइकिल में। पहली फेज जो है उसका नाम तो है जी इंटरफेज। फर्स्ट जो फेज है उसे तो हम कहते हैं इंटरफेज। दूसरी जो फेज आती है आपकी उसे हम कहते हैं एम फेज। क्या कहते हैं? एम फेज। दो फेजेज होती हैं आपकी सेल साइकिल की, एक तो होती है इंटरफेज, दूसरी होती है आपकी एम फेज। एम फेज को और क्या कहते हैं? तो एम फेज को माइटोसिस फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोसिस फेज। तो दो फेजेज चलेंगी आपकी सेल साइकिल में, एक तो चलेगी बेटा इंटरफेज और दूसरी चलेगी एम फेज या माइटोसिस फेज। समझते हैं। देखो पहले इनको बेसिक देख लेते हैं सेल साइकिल के बारे में, फिर अपन वन बाय वन करके फेजेस में आएंगे। सबसे पहली चीज आपसे पूछी जा सकती है कि जो सेल साइकिल है, क्या सेल साइकिल जो है इसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? ध्यान रखना, सेल साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? ड्यूरेशन का मतलब कि जो सेल साइकिल हो रही है या सेल साइकिल चल रही है उसमें कितना टाइम लगता है एक सेल साइकिल में। तो याद रखना, एक जो सेल साइकिल है वो एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम लगता है भाई साहब 24 घंटे का। कितने का टाइम लगता है? 24 घंटे का, या बोले तो 24 आवर्स में एक सेल साइकिल होगी। एक सेल साइकिल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक सेल साइकिल की। वन सेल साइकिल जो होगी उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम? 24 आवर्स। और अभी अपन ने बात करी कि सेल साइकिल में दो फेजेज आती हैं। कितनी फेजेज आती हैं? दो। कौन कौन सी? एक तो आती है आपकी इंटरफेज और दूसरी आती है आपकी एम फेज। ये दो फेजेस चलती हैं और हम कह रहे हैं कि एक सेल साइकिल में कितना टाइम? 24। तो बताओ इन दोनों जो साइकिल की फेज हैं
ये दोनों जो फेज हैं सेल साइकिल की, इनमें कितना टाइम लगेगा। आपने ये तो कह दिया कि 24 घंटे में एक सेल साइकिल हो रही है, तो इन दोनों में कितना लगेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों में कितना लगेगा। एम फेज जो होती है इसमें तो लगता है 1 आवर मिनिमम, या अप्रोक्स कितना टाइम लगता है, 1 घंटे का टाइम लगता है किसको कंप्लीट होने में, एम फेज या माइटोसिस फेज को। उसके अलावा जो रिमेनिंग टाइम है 98% या बोले तो लगभग 23 घंटे का जो टाइम है वो किसका होता है, आपका इंटरफेज का। तो इंटरफेज जो होती है ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट फेज होती है। कैसी फेज होती है, लॉन्गेस्ट फेज। आपसे पूछे सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट फेज बताइए, तो योर आंसर विल बी इंटरफेज। क्यों, बिकॉज एम फेज तो जो है वो कितने में हो जाती है, 1 आवर में, तो शॉर्ट फेज है। एम फेज क्या है, शॉर्ट फेज है, और जिसमें कितना टाइम, 1 आवर। क्लियर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी जो फेजेज हैं आपकी उनको। ये देखिए एक बार डायग्राम है, इस डायग्राम को अपन समझ लेते हैं एक बार। ये देखिए डायग्राम है आपका सेल साइकिल के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसको हम पढ़ेंगे कि सेल साइकिल जो है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो सेल साइकिल है उसको कंप्लीट होने में कितना क्या टाइम लगता है। देखिए यहाँ पे समझते हैं कि सेल साइकिल कितने टाइम की होती है। तो आपकी जो सेल साइकिल है उसमें हमने बात की 2 फेज होती है। तो ये वाली जो फेज दिख रही है, देखो यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा डायग्राम में, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ तक की जो फेज है, ये जो रेड एरो की है, ये वाली जो फेज होती है आपकी, ये कौन सी होती है, ये होती है आपकी इंटरफेज। कौन सी फेज, इंटरफेज। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हो डायग्राम में एम फेज के कंपैरिजन में इंटरफेज थोड़ी बड़ी है। मतलब इंटरफेज कैसी होती है, लॉन्गेस्ट फेज होती है। कैसी फेज होती है, लॉन्गेस्ट फेज होती है एम फेज। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे देखो, ये जो वाला मैं मार्क कर रहा हूँ येलो से, ये क्या होती है आपकी, एम फेज होती है। कौन सी फेज होती है, एम फेज। और एम फेज देखो इंटरफेज के कंपैरिजन में कैसी है, छोटी है। क्लियर है, तो जो एम फेज होती है वो छोटी होती है, और जो इंटरफेज होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि अभी पढ़ा है। और इस पूरे को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। पूरी सेल साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम, 24 आवर्स। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज जिसका नाम है इंटरफेज। देखिए इंटरफेज की अगर मैं बात करूं तो नाम से पता लग रहा होगा, इंटर और फेज। इंटर मतलब बीच में, और फेज मतलब फेज के बीच में। तो जो आपकी इंटरफेज होती है कौन सी फेज होती है, तो याद रखना इंटरफेज जो होती है ये बिटवीन की फेज होती है, कहें तो बीच में। और किसके बीच में, तो ये होती है 2 माइटोसिस की जो फेज होंगी, माइटोसिस के बीच में जो फेजेज अकर होंगी वो कौन सी होगी, आपकी इंटरफेज। जैसा कि डायग्राम में भी देखा, माइटोसिस कंप्लीट, फिर इंटरफेज। एक माइटोसिस और 2 माइटोसिस के बीच में जो फेज आती है दैट इज इंटरफेज। क्लियर है, दूसरी चीज इंटरफेज जो होती है कैसी होती है, तो बोलेंगे हम लॉन्गेस्ट फेज होती है। और ये हमने पढ़ भी लिया, देखा ना अभी, तो लॉन्गेस्ट फेज होती है। ठीक है जी, दूसरी चीज आपकी जो इंटरफेज होती है इसमें सेल का डिवीजन नहीं होता है। याद रखना, सेल का डिवीजन नॉट अकर। मतलब कि आपका जो सेल डिवाइड होता है वो इंटरफेज में नहीं होता है। इंटरफेज में नहीं होता तो किस में होता है, बची क्या, एम फेज। तो एक चीज तो ये याद रखनी है यहाँ पे कि सेल डिवीजन इंटरफेज में नहीं होता है। तो सेल डिवीजन नहीं होता तो क्या होता है, तो इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन और साथ ही साथ सेल की ग्रोथ होती है, बट सेल डिवीजन नहीं होगा। क्लियर है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरफेज के अंदर भी सब फेजेज आती हैं। इंटरफेज के अंदर भी कुछ फेजेज आती हैं, उनके बारे में बात करते हैं।
फेजेज ऑफ इंटरफेज। नेक्स्ट में क्या बात कर रहा हूं, फेजेज ऑफ इंटरफेज। इस इंटरफेज में भी कुछ एक फेजेज आती हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली मैं बता देता हूँ, नाम देख लेते हैं। सबसे पहली जो आपकी जो इंटरफेज है इसमें 3 फेजेज आती हैं। कितनी फेजेज आती हैं? 3 फेजेज आती हैं। कौन कौन सी हैं 3 फेजेज? तो 3 जो फेजेज होती है उनके नाम है आपका, फर्स्ट होती है आपकी G1 फेज। कौन सी फेज? G1 फेज। सेकंड जो फेज होती है दैट इज S फेज, इनको भी अभी पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड होती है आपकी G2 फेज। इंटरफेज में 3 फेज होती हैं, कौन कौन सी? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं G1 फेज को। देखिए G1 फेज के बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज, G1 जो फेज है इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है गैप 1 फेज। कौन सी फेज? गैप 1 फेज। ये जो फेज है इसमें क्या होता है, आपका जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। और मेटाबॉलिकली एक्टिव होने की वजह से जो सेल है इसकी जो ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहती है। मतलब हम कहें तो आपका जो गैप 1 फेज है या G1 फेज है उसमें ओनली एंड ओनली क्या होती है? सेल की ग्रोथ होती है। सिर्फ क्या होगा? सेल का ग्रोथ होगा, ना तो डिवीजन होगा और ना क्या होगा? डीएनए का रिप्लिकेशन भी नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है जी। दूसरी जो फेज आती है दैट इज एस फेज। एस फेज को क्या कहते हैं? तो एस फॉर सिंथेसिस फेज। एस फॉर सिंथेसिस फेज। और सिंथेसिस मतलब तो यहाँ पे किसका सिंथेसिस होता है? तो यहाँ पे होता है भाई साहब डीएनए का रिप्लिकेशन। क्या होता है? डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। बोले तो डीएनए जो है उसकी क्या बनेगी? कॉपी बनेगी। या बोले तो डीएनए का अमाउंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। डीएनए का अमाउंट इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल इस फेज में जैसे कि डीएनए का अमाउंट क्या है? 2C है, तो 2C से क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। याद रखना, क्रोमोसोम्स के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। किसके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं? क्रोमोसोम्स के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। सिर्फ क्या हो रहा है? डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है। किसमें? सिंथेसिस। और मेन इवेंट क्या होता है सिंथेसिस का? तो वो होता है डीएनए रिप्लिकेशन। G1 में तो सेल की ग्रोथ हुई और एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ। अब बचती है अपने पास क्या? G2 फेज। तो G2 को कहते हैं गैप 2 फेज। क्या कहते हैं? गैप 2 फेज। तो इस फेज में क्या होता है? तो याद रखना, देखो सेल का ग्रोथ इसमें भी होगा, एस में भी होगा और G2 में तो होगा ही होगा। तो G2 में एक तो सेल की जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। उसके साथ साथ में क्या होता है? तो उसके साथ साथ में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस। एंड जो सेल है वो प्रिपेयर होता है फॉर माइटोसिस। G2 में क्या होगा? जो आपका सेल है वो माइटोसिस के लिए क्या होगा? प्रिपेयर होगा, क्योंकि इसके बाद में कौन सी फेज आएगी? माइटोसिस। तो G2 में सेल की ग्रोथ तो होगी, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए? माइटोसिस के लिए। अब देखो क्या होता है, एक फेज और आती है इंटरफेज में, वो हम पढ़ते नहीं है, जिसका नाम है G0। क्या नाम है? G0, या उसे कहते हैं क्यूसेंट स्टेज। और क्या कहते हैं उसको? क्यूसेंट स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है? कौन सी स्टेज? G0 या क्यूसेंट स्टेज। क्या होता है कि देखिए मेनली तो क्या होगा, आपका जो सेल है उसमें एक सेल की ग्रोथ होगी, डीएनए का रिप्लिकेशन होगा और लास्ट में वो सेल डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर होगा। बट कुछ सेल्स जो होंगे वो क्या होंगे? सीधे आपके G1 फेज से क्या तो G1 फेज से या G2 फेज से क्या होंगे? सीधे माइटोसिस में ना जाकर वो कौन सी फेज में एंटर हो जाएंगे? G0। और जिसे हम कहते हैं क्यूसेंट स्टेज। मतलब अब वो डिवाइड नहीं होंगे। तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो आगे चल के डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो G0 में एंटर हो जाते हैं, जिसे कहते हैं क्यूसेंट स्टेज। तो इसमें कौन कौन से सेल? जैसे कि आपके हार्ट के जो सेल्स हैं वो G0 में एंटर हो जाते हैं। या कुछ ऐसे सेल्स आते हैं जो ओकेजनली ही डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं?
ओकेजनली ही डिवाइड होते हैं, नॉर्मली डिवाइड नहीं होते हैं, वो ओकेजनली डिवाइड होते हैं। ओकेजनली डिवाइड का मतलब किसी प्रकार की कोई इंजरी हुई है या कोई घाव हुआ है, वुंड, उस हीलिंग के दौरान ही वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे या रिप्लिकेट होंगे। तो वो वाले जो सेल्स हैं वो आपके G0 फेज में एंटर कर जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इंटरफेज के बाद में जो नेक्स्ट फेज आती है अपनी, वो आती है आपकी, नेक्स्ट जो फेज आती है वो आती है आपकी माइटोसिस। सेकंड जो मेन फेज आती है सेल साइकिल की, जो आती है आपकी माइटोसिस। कौन सी? माइटोसिस फेज, या बोले तो एम फेज। हमने पढ़ा कि हमारी जो सेल साइकिल होती है उसको कंप्लीट होने में लगता है 24 घंटे का टाइम। उस 24 आवर में से माइटोसिस को कितना लगता है? लगभग 1 आवर। तो हम कहें तो सबसे जो शॉर्ट साइकिल होती है या सबसे शॉर्ट जो फेज होती है सेल साइकिल की, वो क्या होती है? माइटोसिस या एम फेज। ये जो माइटोसिस या जो एम फेज है, इसके अंदर आपका सेल का डिवीजन होता है। मतलब जो एक्चुअल सेल डिवाइड होगा, क्या एक्चुअल जो सेल डिवीजन होगा वो किस में देखने को मिलेगा? माइटोसिस वाली फेज में मिलेगा। क्योंकि इससे पहले तो सेल अपनी ग्रोथ कर रहा था, डीएनए का रिप्लिकेशन कर रहा था या अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था डिवाइड के लिए। अब जो एक्चुअल डिवाइड होगा सेल, वो इस फेज में देखने को मिलेगा। किस में? माइटोसिस में। माइटोसिस जो होती है इसमें आपकी 2 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेज? माइटोसिस जो होती है इसमें आपकी मेनली 2 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेज? 2। कौन कौन सी होती हैं? तो पहली तो होती है आपकी कार्योकाइनेसिस। पहली तो कौन सी होती है? कार्योकाइनेसिस। और दूसरी होती है आपकी साइटोकाइनेसिस। ध्यान से सुनना इन वर्ड्स को, दोनों को। एक तो होती है आपकी कार्योकाइनेसिस और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस। मतलब आपका जो माइटोसिस होगा या जो एम फेज होगी वो 2 स्टेजेस में देखने को मिलेगी। एक तो कार्योकाइनेसिस और दूसरा साइटो। वर्ड से तोड़ के समझते हैं इन वर्ड्स को। 2 से मिलकर बनी हुई है, एक तो है कार्यो और दूसरा है काइनेसिस। तो कार्यो का मतलब तो होता है न्यूक्लियस, कार्यो का मतलब तो क्या होता है? न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब डिवाइड। काइनेसिस का मतलब डिवाइड। तो कार्योकाइनेसिस फेज में तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। मतलब जो सेल है उसी के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, सेल का डिवीजन नहीं होगा। और पहले क्या होगी? कार्योकाइनेसिस होगी। मतलब पहले न्यूक्लियस बनेंगे 2, जब 2 न्यूक्लियस बनेंगे उसके बाद में सेल डिवीजन होगा। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का भी मतलब देखते हैं। साइटो का मतलब सेल और काइनेसिस का मतलब डिवाइड। तो यहाँ पे क्या होगा? इस स्टेज में सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। और सेल डिवीजन कब देखने को मिलेगा? जब पहले क्या हो? न्यूक्लियस का डिवीजन हो। मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसके बाद में आपको साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगी। मतलब पहली स्टेज तो कौन सी? कार्योकाइनेसिस। और दूसरी कौन सी? साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? अब देखिए आगे चलते हैं। फर्स्ट स्टेज हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कार्योकाइनेसिस। और अभी अपन ने देखा कार्योकाइनेसिस का मतलब इसमें क्या डिवाइड होगा? सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल डिवाइड नहीं होगा। और न्यूक्लियस डिवाइड होगा मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। कैसे बनेंगे तो वो पढ़ते हैं। देखिए, तो आपका जो कार्योकाइनेसिस है इसमें भी 4 फेजेस होती हैं। कितनी फेजेस होती हैं? 4। कौन कौन सी होती है? PMAT। कौन कौन सी होती है? PMAT। ये किस में आती हैं? तो ये आती हैं कार्योकाइनेसिस में। मतलब इसमें इन चारों फेजेस में क्या होगा? न्यूक्लियस धीरे धीरे अपना डिवाइड होगा। तो P4 तो होता है प्रोफेज। P4 तो क्या होता है? प्रोफेज। M4 होता है मेटाफेज। A4 होता है एनाफेज। एंड T4 टीलोफेज। ये 4 फेजेस होती है आपकी किसमें? मेटाफेज, सॉरी माइटोसिस की कार्योकाइनेसिस जो फेज है उसमें भी 4 फेजेस होती हैं। प्रोफेज,
मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। होता क्या क्या है देखिए, सबसे पहली चीज हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहली है प्रोफेज। प्रोफेज जो फेज है इसमें क्या होगा, हमने पढ़ा था कि हमारी जो एस फेज थी उसमें क्या हुआ था, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था या डीएनए की कॉपी हुई थी, सिंथेसिस हुई थी। तो अब वो जो कॉपी बनी थी वो क्या होंगी, इस प्रोफेज फेज में क्या होंगे, जो क्रोमेटिड्स बने थे, क्या बने थे, क्रोमेटिड्स। वो क्रोमेटिड्स आके सेंट्रोमियर के साथ में क्या होंगे, अटैच होंगे। जैसे ये आपकी दो कॉपी बनी, ये आके क्या होंगी, इस सेंट्रोमियर के साथ में अटैच हो जाएंगी। इस तरीके का अपीयरेंस देखने को मिलेगा आपको किसमें, प्रोफेज में। उसके बाद में आती है एम फेज, सॉरी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा कि आपके जो क्रोमेटिड्स या जो डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ था, अब वो क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में, वो क्या होंगे, बिल्कुल सेंटर पे, या बोले तो इक्वेटोरियल जो प्लेट है, कहाँ पे, बिल्कुल सेंटर में, या जो इक्वेटोरियल प्लेट है इस प्लेट पे आके क्या हो जाएंगे, ये इकट्ठे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे इस इक्वेटोरियल प्लेट पे एकदम बीच में। और जहां अकर होंगे उसे हम कहेंगे मेटाफेज प्लेट। कौन सी प्लेट, मेटाफेज प्लेट। उसके साथ साथ में जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, डिसइंटीग्रेट। क्या होने लग जाएगी, डिसइंटीग्रेट। मतलब कि एक तो आपके जो जेनेटिक मटेरियल्स की कॉपी बनी या क्रोमेटिड्स बने, वो एक तो इक्वेटर पे आके क्या हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे या एक जगह आके इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसको तो हम कहेंगे मेटाफेज प्लेट। उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लग जाएगी, क्योंकि अब न्यूक्लियस का क्या होगा, डिवीजन होगा। उसके अलावा नेक्स्ट आती है एनाफेज। कौन सी फेज, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये आपका सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। अब जो ये क्रोमेटिड्स बने हैं, क्या बने हैं, क्रोमेटिड्स, ये क्या होंगे, धीरे धीरे अपोजिट पोल्स की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्या करेंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। ये देखने को मिल रहे हैं आपको स्पिंडल फाइबर्स, क्या होंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। अपोजिट पोल्स की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, किसमें, एनाफेज में। लास्ट आती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होंगे, ये आपका सेल सॉरी न्यूक्लियस, सेल है ना, सेल के अंदर क्या होंगे, जो आपके ये जाने लग गए थे किधर, अपोजिट पोल्स की तरफ, अब ये जाके आपके अपोजिट पोल्स पे जाके क्या हो जाएंगे, सिचुएटेड हो जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे जाके प्रेजेंट हो जाएंगे। साथ ही साथ इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुई थी मेटाफेज में, वो अब इनके चारों तरफ बन जाएगी। क्या बन जाएगी, चारों तरफ। तो देखिए टीलोफेज में जाके क्या हुआ, दो न्यूक्लियस बन गए और हम पढ़ी क्या रहे हैं, कार्योकाइनेसिस। तो टीलोफेज में जाके दो न्यूक्लियस आपके बन जाते हैं। दो न्यूक्लियस बन गए मतलब क्या कंप्लीट हो गई, कार्योकाइनेसिस। क्या कंप्लीट हो गई, कार्योकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। अब न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद में क्या होगा, अब होगा आपका सेल डिवीजन। क्या होगा, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन को किस में पढ़ते हैं, साइटोकाइनेसिस में। किस में पढ़ते हैं, साइटोकाइनेसिस। मतलब आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, जैसे कि ये सेल है, सेल में क्या बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए। क्या बन गए, दो न्यूक्लियस। अब सेल का टाइम हो गया डिवाइड होने का। तो सेल जो है वो आगे चल के क्या होगा, डिवाइड होना चालू होगा, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाएगा। इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाएगा तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, फुर्रो, FURROW, फुर्रो फॉर्मेशन। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, अंदर की तरफ एम्बेडेड होगी, धसेगी, और जब धसेगी तो दो सेल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, दो सेल्स। ये देखिए एक सेल से क्या बने, दो सेल। मतलब सेल क्या हुआ, डिवाइड हुआ, और इसे ही हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। ये कब हुआ, जब पहले क्या हुई, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। क्लियर है, एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं इनको। ये देखिए डायग्राम आपका यहाँ पे, इस डायग्राम के अंदर क्या है, पहली जो फेज है आपकी है प्रोफेज। ये जो फर्स्ट फेज दिख रही है आपको, इसको कहते हैं प्रोफेज।
क्या कहते हैं, प्रोफेज। इस प्रोफेज में क्या हो रहा है, जो आपकी डीएनए की कॉपी बनी थी वो आके क्या होंगी, अब अपने यहाँ पे सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगी ये क्रोमेटिड्स। फिर आएगी आपकी क्या, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होंगी, ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, इक्विटोरियल या मेटाफेज प्लेट। कौन सी प्लेट, मेटाफेज प्लेट पे आगे ये इकट्ठे होंगे और इनके चारों तरफ की न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होगी। एनाफेज पे क्या होंगे, अब ये दूर दूर चलेंगे, दूर दूर चलेंगे कहाँ पे, अपोजिट पोल्स की तरफ। और टीलोफेज, टीलोफेज में ये जाके अलग अलग हो जाते हैं, दो न्यूक्लियस आपके बन जाते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं। फिर आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में जो एक सेल है उससे कितने सेल बन रहे हैं, तो दो सेल, और न्यूक्लियस पहले बन ही गए थे दो। क्लियर है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका मियोसिस। देखो माइटोसिस का, माइटोसिस जो होता है उसको तो इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी हिंदी में कहते हैं समसूत्री। मतलब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में उतने ही आपके डॉटर सेल में होते हैं। बट मियोसिस जो होता है इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। कौन सा डिविजनल, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब कि इसके अंदर जो आपके क्रोमोसोम्स की नंबर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये क्या, पेरेंट सेल, क्या, पेरेंट सेल। पेरेंट सेल जो है वो कैसी है, डिप्लॉइड है। तो पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल बनेगी, क्या बनेगी, डॉटर सेल, तो उस डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसलिए इसे कहते हैं रिडक्शनल डिविजनल, मतलब अर्धसूत्री विभाजन, क्रोमोसोम की नंबर आधी हो जाती है। दूसरी चीज याद रखने वाली कि जो मियोसिस होता है ये ओनली किसमें होता है, तो ये ओनली होता है स्पर्म एंड ओवम सेल में। इसमें जो स्पर्म और जो ओवम सेल होते हैं उनमें किस टाइप का डिवीजन होता है, तो याद रखना मियोसिस टाइप का डिवीजन होता है। और ये कैसा होता है, रिडक्शनल। रिडक्शनल का मतलब जो क्रोमोसोम्स की संख्या है पेरेंट सेल और डॉटर सेल में वो रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज जो मियोसिस होता है इसमें भी दो स्टेजेस होती हैं आपकी। एक तो होती है मियोसिस फर्स्ट, एक तो क्या, मियोसिस फर्स्ट, और दूसरी होती है आपकी मियोसिस सेकंड। क्या, कौन कौन सी, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में से भी जो एक्चुअल डिवीजन है, क्या, जो एक्चुअल सेल डिवीजन है वो देखने को मिलता है किसमें, मियोसिस फर्स्ट में। और इन दोनों के अंदर भी वही स्टेज चलती हैं, सेम एज माइटोसिस। सेम एज, जैसे माइटोसिस में चलती है आपकी एनाफेज, सॉरी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, उसी तरीके से इनमें चलती है। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था सेल डिवीजन, सेल साइकिल, वो खत्म होता है। उसके बाद हम एक और बेसिक टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। जय हिंद।